जुनूं का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तुम लोग सबको मैं किसी से मिलाना चाहता हूँ। स्टार है वो, 2-3 बड़ी बड़ी फिल्में साइन की है, वो यहाँ रहे। अबे दोस्त है मेरा, बुलाऊंगा तो आएगा ना। माय गॉड, अबे वो है कहाँ? What's your name? आरुषि। नमस्कार आप सभी को। किरदार बोलते हैं कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। जिंदगी में हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, हर किसी की एक यात्रा होती है। आज किरदार बोलते हैं में हमारे साथ एक ऐसे किरदार जुड़े हैं जिन्होंने अपनी जो ये यात्रा है ये शून्य से शुरू की और आज वो बड़ी तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडल टर्न्ड एक्टर मिस्टर कपिल खादीवाला की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की विधिवत रूप से और जानना चाहेंगे कि आपने मॉडलिंग के बाद एक्टिंग की शुरुआत की, तो आपका जो मॉडलिंग करियर था वो कैसे शुरू हुआ और किस तरह से यहाँ से शुरू हुआ? जी, मैं आपको बताऊँ, बेसिकली मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो इंदौर के पहले सांसद थे, श्री कन्हैयालाल खादीवाला जी। और पूरा जब से मैं पैदा हुआ वो पॉलिटिकल माहौल था घर में, और हम तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं ये काम ना करूं, यानी पॉलिटिक्स राजनीति में ना आऊं, और उनकी सलाह पे मैंने मॉडलिंग की है। मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था, बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि पेरेंट्स आपको इस फील्ड में भेजते हैं। तो मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया कि मॉडलिंग के लिए ट्राई करो, और मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बट क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से ही हाई है, यानी मैं सोशल गैदरिंग और सोशल चीज़ों से या प्लेटफॉर्म पे इतना डरता नहीं था, तो वो मुझे एक फ़ायदा मिला। 2003 में मैं कॉन्टेस्ट में गया, वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने करीब 14 म्यूजिक वीडियो किए हैं, 100-150 टीवी एड्स किए हैं, अनलिमिटेड फैशन शोज पूरी दुनिया में शोज किए हैं, मॉडलिंग करी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। मैंने फ्री में पूरी दुनिया घूमी, एंड मुझे अच्छा लगता है, एक एक्सपीरियंस मिला है। आई थिंक बहुत छोटी उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया, अब मेरे लिए कोई एक्सप्लोर करने को नहीं रहा है। और एक्टिंग आई थिंक मैंने हर एक मॉडल को एक टाइम के बाद उसके एज लिमिट और व्हाटएवर एक वर्क लिमिट होता है, इससे ज़्यादा काम होता नहीं, तो आपको स्विच करना होता है, और सबको एक बार ट्राई मारना होता है एक्टिंग के लिए। तो फिर मैंने एक्टिंग में भी ट्राई किया। मैंने कई डायरेक्टर को असिस्ट किया, फिर मैंने थिएटर किया, और मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक छोटा सा एक्टिंग का कोर्स भी किया, और बाकी इस जर्नी में सीखता गया, और आज थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ एक्टिंग में। जी। थिएटर किन के साथ किया आपने? थिएटर मैंने ये विवेक शर्मा जी जो थे फिल्म डायरेक्टर, उनके साथ ही मैंने कुछ प्लेस किए थे, एंड बाकी मैंने थिएटर वर्कशॉप बॉम्बे में बहुत सारी करी, छोटी छोटी वर्कशॉप। एक हमारे मुकुल सर हैं, मुकुल श्रीवास्तव, शराफत खान, ये सब है। हालांकि बॉम्बे के बाहर के, बॉम्बे में थिएटर करते थे, इनके साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप और छोटी मोटी चीजें करी, उनसे सीखता गया। 2003 में जब मॉडलिंग से आपकी शुरुआत हुई तो वो आपके कॉलेज के दिन थे या स्कूल के दिन थे? कौन से लेवल पे थे आप, कहाँ पढ़ रहे थे? मैं फर्स्ट ईयर में था, एंड मैं बीबीए में ग्रेजुएशन कर रहा था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता था, घर वालों की फोर्स की वजह से मैं पढ़ रहा था, और थैंकफुली मैं ग्रेजुएट हो गया उनके कारण। बट उसी साथ साथ मैं बॉम्बे चले गया था, और मैं खाली एग्जाम देने बीच बीच में आया करता था, और मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये काफ़ी मेरी, यानी 18-19 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉडलिंग की, उसके बाद थिएटर किया, पूरी दुनिया घूमी, और इन दिनों एक फिल्म आपकी एमएक्स प्लेयर पे काफी चर्चा में है, गेम कॉल्ड रिलेशनशिप, उसके जी। बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म आपको कैसे मिली और क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? ओके जी। ये फिल्म भूतनाथ के डायरेक्टर श्री विवेक शर्मा जी ने डायरेक्ट की है, एंड मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा फिल्म पाने के लिए। मैं हमेशा चाहता था कि अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं और अच्छी फिल्म करूं। तो जब ये फिल्म, हालांकि मैं उनको पहले से जानता था, मैंने उनको कुछ असिस्ट भी किया है, तो जब ये फिल्म का चल रहा था उन्होंने काफ़ी ऑडिशन लिए मेरे, एंड काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ वर्कशॉप करी, और फिर हम उन्होंने ये फिल्म बनाने का फैसला किया। लगभग 1-1.5 साल 2 साल में फिल्म कंप्लीट हुई,
और लास्ट ईयर ये फिल्म जो है 14 फरवरी को 2020 को थिएटर में रिलीज हुई। यानी मैं लकी भी कहूंगा कि कोविड के टाइम पर लास्ट फिल्म मेरी रिलीज हुई है, उसके बाद कोविड आ गया था। एंड इस साल 20 जनवरी को MX प्लेयर पे पिक्चर रिलीज हुई है, काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक मुझे पता नहीं था कि OTT प्लेटफॉर्म इतना ह्यूज हो चुका है। मुझे लगता था कि सिनेमा में सब कुछ होता है, लेकिन जो मुझे रिस्पॉन्स अब मिल रहा है वो लास्ट ईयर इतना नहीं मिला था। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? विवेक शर्मा जी अनुभवी डायरेक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार को वो डायरेक्ट कर चुके हैं, बोमन ईरानी जैसे कलाकार को वो डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनके साथ एक नए आए कलाकार का काम करने का अनुभव कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उन्होंने काफी मुझे छूट दी मेरे टाइप के एक्टिंग करने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किसी पर्टिकुलर सीन में नहीं किया। एंड स्टार्टिंग में आपको सबको यस सर और ओके सर बोलना पड़ता है, और जो बोले सुन के करना पड़ता है। तो आई थिंक फर्स्ट फिल्म वैसी ही होती है, एंड आई थिंक मैंने काफी डिसेंट काम किया उसके बाद भी, क्योंकि काफी प्रेशर था मेरे ऊपर। किस तरह के इंसान हैं विवेक जी? बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं या बड़े टिपिकल तरह के डायरेक्टर हैं, डांटने वाले, और बड़े किस तरह के इंसान हैं एज एन डायरेक्टर, एज एन इंसान? जी, मैं आपको बता देता हूँ सर, क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टर होता है वो नॉर्मल इंसान ही होता है। अगर एक्टर सुपरस्टार है तो उसके लिए बहुत नॉर्मल वो डायरेक्टर है, अगर नया न्यू कमर है तो वो जो डायरेक्टर है वो उसके एक्टर के लिए सुपरस्टार है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो फिल्म हमने करी साथ में, एंड मुझे ये ब्रेक मिला। एक ये भी बात होती है ना, वो कहते हैं कि भाई बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। आप अगर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अगर आपको 19-21 नजर आता है, तो आप डिस्कस करते हैं सीन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और तब कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे या किसी बात पे, किसी निर्णय पे आप लोग पहुंचते हैं। तो शायद ये इसकी भी निशानी है कि भाई एक ज़हीन एक्टर के साथ एक ज़हीन डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है। डर था मन में कुछ, क्योंकि आप मॉडलिंग से आए थे, आप कमर्शियल्स करते थे खूब सारे, और पहली फिल्म आपको मिल रही है जिसमें आप लीड कर रहे हैं, तो डर था कहीं कि भाई आप दर्शकों की कसौटी कहीं खड़े ना उतर पाए, कहीं कुछ कम ना रह जाए? ये डर था मन में अंदर ही अंदर? एवरी टाइम मैं जब काम पे जाता हूँ मुझे डर लगता है। रोज सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं कभी चाहे मैं फैशन शो, अब तो मैं मॉडलिंग करता नहीं हूँ, बट मैंने इतने मॉडलिंग असाइनमेंट किए हैं, बट हर बार शुरुआत में डर लगता है। एक वो हल्का सा फियर, एक नर्वसनेस तो होती है, वो आज भी होती है। आई थिंक मैंने बच्चन साहब से भी एक बार इंटरव्यू में देखा था, वो बोल रहे थे कि जब भी मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ या शूटिंग चालू होने वाली थी, मैं नर्वस होता हूँ। तो वो उनको होता है तो स्वाभाविक है, मेरे जैसे इंसान को तो होगा ही होगा। कोई फर्क महसूस हुआ? आप कमर्शियल करते थे और जब कमर्शियल के कैमरा से आप एक मूवी के कैमरा के सामने आप आके खड़े हो गए, तो उस टेम्परामेंट में और उस टेम्परामेंट में कोई फर्क महसूस हुआ आपको? सबसे बड़ा फर्क ये महसूस हुआ कि मैंने कांच देखना बंद कर दिया। तो क्या होता था, जब मैं मॉडलिंग करता था तो पूरे टाइम सिर्फ लुक्स पे ध्यान होता था। तो अभी अगर मैं मॉडलिंग कर रहा होता तो क्लीन शेव होता और मेकअप वेकअप करके बाल वाल तैयार होके आपके सामने आके बैठता। एक्टिंग ने मुझे सिखा दिया है कि आप जैसे हो वैसे ही हो। हाँ, आपका जो जो आप डिलीवर करोगे, तो वो ये फर्क, बहुत मेजर फर्क आया। मॉडलिंग 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट का चीज होती है, और एक्टिंग क्या होता है कि एक सीन आपको दिन भर करना होता है और महीनों सालों लग जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मगर यही है कि वो एक छोटा छोटा होमवर्क करके आप बड़ी एग्जाम पास करने लग जाते हो। तो वो मॉडलिंग से मुझे सपोर्ट बहुत मिला है। जी, तो मतलब आप ये मानते हैं कि एक एक्टर जो है वो सिर्फ बाहर से नहीं, वो अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। अगर वो अंदर से खूबसूरत होगा तो बाहर की खूबसूरती अपने आप नजर आएगी। जैसे आपने कहा कि आपने शीशा देखना बंद कर दिया एक्टिंग में आने। तो हाँ, नए जो एक्टर बनना चाहते हैं, नए जो लड़के लड़कियां एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई मशवरा आपकी तरफ से? जैसे अभी एक खूबसूरत सी बात आपने कही, ऐसा कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा मेरे इंटरव्यूज में ये बोलता हूँ कि जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना है पड़ेगा, अगर आपको सर्जन बनना तो सर्जरी पढ़ना पड़ेगी। अगर मैं कल ही किसी के जाके पेट में चीरा लगा दूं तो मर जाएगा, वो नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही अगर आप सीधे एक्टिंग करने जाओगे तो आप सारे ऑडियंस को मार दोगे, वो उस कला को मार दोगे, उस चीज को मार दोगे। तो ट्रेनिंग लें पहले। अभी क्या होता है, हमारे वहां पर मैक्सिमम जो यूथ आता है वो सीधा बॉम्ब पे चला आता है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मेरे तो 6 पैक है, या मैं लड़की बहुत खूबसूरत हूँ, अच्छी दिखती है वो। और जब तैयारी से, अभी क्या होता है, मैक्सिमम लड़के लड़कियां जो इंडस्ट्री में चलते हैं वो NIFTR के होते हैं, NSD के होते हैं, थिएटर बैकग्राउंड के होते हैं। तो किसी ने ये नहीं देखा होता है कि ये कितना लंबा स्ट्रगल और तैयारी करके आए हैं।
मगर क्या होता है, आपको नर्वसनेस फील होती है। अगर आपको ओलंपिक की तैयारी करना हो तो आपको इतना प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, सीधे जाके खड़ा नहीं हो सकते हो आप। तो मेरा यही हर एक इंसान को ये कहना है कि आप पहले तैयारी करें, ट्रेनिंग पूरी लें, फिर जाएं, क्योंकि एक्टिंग कोई मामूली बात नहीं है। आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट काम है दुनिया का। जी। जी। तो ये जो एक्टिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या मतलब सिर्फ इतना ही है कि लाइट कैमरा एक्शन, या फिर जो नए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आप बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, या फिर उसके पीछे और बहुत कुछ है? कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है, या किसी भी रोल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी नए एक्टर से कभी पूछेंगे कि एक्टिंग में कितने रस होते हैं, तो ये तो बता देगा 9 होते हैं, पर आपको 9 रस के नाम नहीं बता पाएगा। जैसे होते श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, विपद, भयानक और शांत। तो ये स्टडी, जो बेसिक स्टडी थिएटर में होती है, ये बहुत काम आती है, लोगों को नहीं पता होता। आप किसी भी एक्टर से पूछना, नहीं बता पाएगा आपको। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आप खाली खाली एक्टिंग भी अगर आपको आती है तो भी ठीक नहीं है। आपका पीआर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका रिलेशन लोगों से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि एक्टिंग आना इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक्टिंग का काम पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। सबसे डिफिकल्ट चीज है कि एक्टिंग में आपको उस ग्रुप में इतने बड़े वास्ट जो लॉबी चली आ रही है उसमें घुस के अपने आप को काम दिलाना, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। आई थिंक 90% लोग वैसे भी आजकल इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि एक्टिंग कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, बट काम मिलना बहुत डिफिकल्ट काम है। जी। आपने पढ़ाई की बात की कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रिपरेशन करना चाहिए, पीआर भी अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, देन जो 9 रसों की आपने बात की, तो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं किसी राइटर को, या कुछ बुक्स या प्लेज या कुछ भी पढ़ने का शौक रखते हैं आप? देखिए, मैं पढ़ने का शौक मुझे बचपन से नहीं था, मेरा शौक थोड़ा डेवलप हुआ है अभी इन सालों में। बट मैं जाता, अभी क्या है, डिजिटल जब से हुआ है, रियलाइजेशन जब से हुआ है, यूट्यूब और जितनी भी चीजें आई है, तो इससे मुझे काफी फायदा मिला है। जैसे मैं कुमार विश्वास साहब को बहुत सुनता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, राहत इंदौरी साहब, और जितने भी बड़े शायर या कवि पुराने, उनकी मैं चीजें ऑनलाइन देख लेता हूँ यूट्यूब पे साक्षात, और वो मुझे याद होती है, उससे काफी मुझे फायदा हुआ है। हम्म, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई फेवरेट राइटर आपके, जिनको जिनको खूब पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे आपने राहत साहब का नाम लिया, आपने कुमार साहब का नाम लिया, हाँ। इनके अलावा कोई ऐसे राइटर जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनके नाटक आपने खूब सारे पढ़े हों, ऐसे कोई राइटर आपके? मुंशी प्रेमचंद जी, उनको जब मैं थिएटर करने आया तो हर एक इंसान ने मुझे उन्हीं की किताब पकड़ाई कि पढ़ो पढ़ो। तो उनका बहुत वास्ट उनके नॉलेज, यानी बहुत वेरिएशन है उनके पास कहानियों में, इधर से उधर आप जाते हो, और बहुत बहुत सरल लिखते थे वो, समझ में आती थी बातें, तो वो मुझे बहुत पसंद है वो। जी। और दूसरा, जी। उनकी राइटिंग में ऐसा भी लगता है कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, अपने हाँ, आसपास उनकी चीजें घटती थी, वो उसको कागज पे लिखते थे, और वही चीज एक वक्त में साहित्य बन गया। चाहे वो साहित्य बन गया है वो। गोदान हो, बड़े भाई वो- साहब की जैसी हाँ, कहानी हो, या फिर हाँ, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीज चीजें। बहुत, मैं बोला अनलिमिटेड उनका वो है, यानी चीजें उनकी लिखी हुई। राहत साहब का कुछ याद आ रहा है आपको, कोई शेर राहत साहब का? राहत साहब का एक मेरे रेगुलर मेरे दिमाग में चलता रहता है, मुझे पूरा याद नहीं है, पर वो बोलते बड़ी स्टाइल से है कि वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं है ये तो वो उनका ठीक। स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली कमी आपकी मैं पूरी कर देता हूँ। वो शेर हाँ। आपको सुनाना, लेकिन शेर मैं सुना देता हूँ इसके जी बदले जी में। जी जी। मतलब सेटल कर लेंगे, कभी पार्टी वार्टी कर देना आप कभी, हंड्रेड चल। परसेंट ठीक है। जी। खूबसूरत सा शेर है। मैंने भी एक बार उनको, उदयपुर में एक जगह है यहाँ पे, लोक कला मंडल, जहाँ पे बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, नाटक होते हैं। तो एक बार रात को ओके। 2 बजे बैठ के मैंने राहत साहब को सुना, पहली बार उनको देखा, पहली बार उनको सुना। तो इनका हाँ। एक खूबसूरत सा शेर था कि जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, जाके कोई कह दे, ये आपके लिए भी है ये शेर खास तौर से, ओके। कि जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, इस बार फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से, और हमने बादशाहों के फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। अरे वाह, वाह, वाह। ये ये कलाकारों का एक अंदाज होता है। कई सारे बड़े हाँ, हजार हाँ। तरह के कलाकार होते हैं कि भाई जी जी। वो बादशाहों के सिक्के सिक्के भी नहीं उठाते वो, और वो हाँ, खैरात भी हाँ, हाँ। मांगते के साथ मानते हैं। सही बात है। मैं इसी बात पे आना चाहूंगा कपिल भाई कि ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हुए, या फिर एक जंगल साहब हुए, या भगवान दादा हुए, या जितने भी आर्टिस्ट हुए इस तरह के,
तो किस तरह के आदमी से किस तरह से निपटा जाए? भाई ऐसा तो है नहीं हम सबके सामने समर्पित हो जाएं कहें कि भाई हम तो कलाकार हृदय हैं, आप तो हमारा सिर काटना है काट लीजिए, या फिर इसके उलट कुछ होना चाहिए? मतलब आपकी जुबान में क्या होना चाहिए कि कलाकार को भी अपने तरकीब में सारे तीर रखने चाहिए कि जब भाले की जरूरत पड़े भाला, जब फूल की पड़े तो फूल, क्या होना चाहिए? जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि जहाँ सुई का काम हो तलवार का यूज नहीं होना चाहिए, जब तलवार का काम हो सुई का यूज नहीं होना चाहिए। तो कलाकार को तो जब तक आप अपने मुकाम में नहीं पहुंच जाओ, जब तक आप लोग आपको जानने नहीं लग जाएं, आपको पसंद करने नहीं लग जाएं, जब तक आपको ये सब चीजें झेलना है, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और जब जी। आपका सिक्का चलने लगेगा तो आपके सामने सिर्फ फूल ही फूल आएंगे, ना तलवार आएगी ना सुई आएगी। तो जब तक आप रिसीविंग एंड पे नहीं आ जाए, जब तक आपको सब झेलना है। और वो इस फील्ड में नहीं है, चाहे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, चाहे आप आईटी इंजीनियर हो या किसी आईटी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको ये झेलना है जब तक आप सेटल नहीं हो जाए। हम्म। थोड़ा जी। सा पीछे जाते हैं। आप जब कमर्शियल कर रहे थे तो फिर आपको पहली फिल्म मिली, वो एक अलग तरह का अनुभव था, आपने हमारे साथ साझा किया। लेकिन जब आप मॉडलिंग कर रहे थे, खूब सारे मॉडलिंग के कंसाइनमेंट आपके पास थे, आप देश विदेश में घूम रहे थे और खूब चर्चाएं थी आपकी, तो उस दौरान जब पहला अ, आपको आपकी एड फिल्म मिली, पहली एड फिल्म, और जब तब आप कैमरा के सामने पहुंचे, उस दौरान का क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी, जब मॉडलिंग से इंसान हाँ हाँ, इंसान जब मॉडलिंग कर रहा होता है ना, तो वो अलग ही दुनिया में होता है। वो हर मॉडल अपने आप को शाहरुख खान समझता है या सलमान खान समझता है कि मैं तो दुनिया के परे हूँ और ये वो। मगर हाँ, जब पहली बार कैमरा फेस किया था तो मुझे लगा था ये कहाँ आ गया, मैंने इतना डर लगा शुरू में, तो लगा कि ये गलत फील्ड में तो नहीं आ गया है मैं, या तो मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कहीं मैं इस लायक नहीं हूँ क्या, मुझे शुरू शुरू में लगता है। बट बाय द टाइम आप मॉडलिंग करते रहते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मे बी आपको लुक्स को देख के, या मे बी आपकी स्टाइल में, या मे बी आप एक वो फेक कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं हम, जो भी हो, इतना भर जाता है कि आपका डर मिट जाता है या दब जाता है उस समय के लिए। हम्म, हम्म। जी। पहली बार डर लगा जब कैमरा के सामने आए आप, मॉडलिंग जब कैमरा फेस करना पड़ा आपको एड फिल्म के लिए? बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा, और आज भी लगता है। शुरू शुरू में, यानी जब पहला सीन होता है, जब तक एक्शन नहीं बोलते, जब तक दिल घबराता है, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है। ओके, लगभग कितने ऐड किए आपने? मैंने लगभग 200 के करीब ऐड किए होंगे, टीवी एड्स। जी। एंड मैंने एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है। एंड पूरी दुनिया में घूम के शोज किए हैं, म्यूजिक वीडियोस किए हैं, पर वो एकदम अलग एक्सपीरियंस है और ये एकदम अलग दुनिया है। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं कि अभी कौन सी फिल्में आने वाली हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके फ्लोर पे हैं अभी? ओके। जी। मैंने एक फिल्म अभी कंप्लीट की है, उसका नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी। वो शादाब खान डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बीए पास 2 डायरेक्ट करी थी। सो ये उसका सीक्वल बोल सकते हैं, कॉमेडी फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जैसे बोल सकते हैं विकी डोनर, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट उसी कंटेंट, उस कंटेंट टाइप की फिल्म है एक, जो हंसाएगी भी और मैसेज भी देगी। हम्म। और उसके लिए मैं बोल सकता हूँ मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम आज तक वही था। हम्म। अब मैं ये बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे डिफिकल्ट रोल मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने अपने पर्सनालिटी से अलग हटके एक लूजर का रोल किया उसमें। आई एम कम्प्लीटली लूजर इन द फिल्म। सो वो बहुत डिफिकल्ट था, वो चैलेंजिंग था, बट आई थिंक उसने जो मुझे एक्टिंग सिखाई है वो मुझे कोई और किरदार नहीं दे पाएगा। एंड इसके बाद मैं एक फिल्म शूट करने जा रहा हूँ सुधांशु दुबे के साथ, जिन्होंने भूतनाथ फिल्म लिखी थी, राइटर ऑफ भूतनाथ। तो उनके साथ एक फिल्म अभी कोविड के कारण हम लोग एक साल लेट हो गए, बट अब वो महीने 1.5 महीने में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। इंडस्ट्री रोल मॉडल किसे मानते हैं आप कि ये मेरे रोल मॉडल हैं, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ या ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ? शुरू से मैं ऋतिक रोशन का फैन रहा हूँ, उनके लुक्स का, उनके एक्टिंग का, उनके पर्सनालिटी का, उनके एक्सपेरिमेंट्स का। सो मैं उनको अपना रोल मॉडल शुरू से मानता हूँ, ऋतिक पहली रोशन बार को। मिले आप, पहली बार ऋतिक रोशन साहब से, तो कैसा लगा? नहीं, पहली बार जब मैंने फिल्म देखी थी कहो ना प्यार है, तो हम्म। वो ऐसे कुछ करके उनके बाइसेप दिखते हैं, तो मैंने इतने सारे बाइसेप मारे कि मेरी पूरी बॉडी में खाली इतने बड़े बड़े बल्ले दिखते थे, और पूरी बॉडी इतनी अच्छा। पतली सी थी। फिर मुझे याद है कि पहली बार मैं उनसे मिला, यानी मिला क्या, एक फैशन शो कर रहा था बॉम्बे में, तो एक नाइट क्लब में शो था।
तो शो करके मैं नीचे उतरा और मेरी किसी से हल्की सी टक्कर हुई, तो मैंने देखा कि वो ऋतिक रोशन साहब थे। तो मैं इतना बड़ा पहले ही फैन था उनका, तो बस मैं उनसे हाथ मिलाया, उनको देखता रहा और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वैसे ही उनको 3-4 बार मैंने देखा है, कभी उनसे बात नहीं कर पाया, बट मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। तो कुछ ऐसी भूमिकाएं इंडस्ट्री में जो आप करना चाहते हो कि भाई मुझे उस तरह का रोल करना है, उस तरह की फिल्में करनी है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने अभी एक जो गेम को रिलेशनशिप करी है, ये एक ये किरदार मैं खुद ही हूँ, समझ लीजिए आप, जो मैंने उसमें कबीर का रोल किया है, तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अपने आप को निभाया है। सेकंड फिल्म में जो मैंने किया है वो लूजर का बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं हर बार एक नई चीज करना चाहता हूँ। मेरे अब ये 2 चीजें हो गई है, अब मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ। हम्म। तो और किस तरह का क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं? मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि भाई अभी आपके नेगेटिव जहन नेगेटिव मुझे मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ, आउट एंड आउट नेगेटिव, यानी इससे बुरा इंसान कोई कैरेक्टर करना चाहता हूँ कि इसको देख के लोग बोले कि कितना बेकार आदमी है ये। तो मैं, और ये उसी की तैयारी है जो अभी मैं दाढ़ी बढ़ा के और ये सब चीजें कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं कुछ एक उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट मैं अभी वैसे वैसे करके ही, जैसे मैंने कॉमेडी कर ली, रोमांटिक कर ली, अब मुझे नेगेटिव करना है, फिर देखूंगा क्या मूड है और कैसा काम मिलता भी है। जी, कोई फेवरेट विलेन है आपके जिनको जिनको जहन में रख के आप अपने इस कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हो? कोई फेवरेट विलेन आप? फेवरेट विलन वैसे तो कुछ नहीं है, बट मुझे अमरीश पुरी वाले अच्छे लगते थे क्योंकि वो बहुत लाउड थे। मोगैम्बो, खुश हुआ, या जो भी कैरेक्टर करते थे वो आउट आउट वर्ल्ड होता था, तो वैसे है। बट किसी को जहन में रख के मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को ही देख के करता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर उनका अंश मेरे अंदर आने लग जाएगा। जी। इंदौर चलते हैं, इंदौर की बात करते हैं। घर पे कौन जी। कौन कौन है इंदौर में अभी? कौन कौन है जब आप इंदौर जाते हैं, किन से बात मुलाकात होती है? कौन कौन है फैमिली? मेरे पापा हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं, तो ये परिवार है जो इंदौर में रहता है। तो जब मेरी मदर काफी जल्दी शांत हो गई थी, 2004 में एक्सपायर हो चुकी थी मेरी मम्मी, तो ये है। बट कि मेरा पूरा परिवार है इंदौर में। जी। जी। पापा पापा के बारे में आपने कहा कि वो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। फिल्में देखते हैं पापा आपकी? एडमायर मेरे करते हैं? पापा बहुत ज्यादा शौकीन है फिल्मों के, यानी मेरे पापा इतने बड़े शौकीन थे कि वो, मुझे याद है, बताते हैं कि जैसे पड़ोसन फिल्म आई थी, तो वो सुबह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 12 ऐसे शो देखते थे दिन भर, और 25-25 बार फिल्में देखते थे। तो आई थिंक वही कीड़ा काटा है कहीं ना कहीं से, था भी अंदर के, जो मैं यहाँ आया हूँ अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी बात हमारी बातचीत के दौरान जो रह गई हो, मैं आपसे पूछ नहीं पाया हूँ या आप कह नहीं पाए हो, जो आप कहना चाहते हो, ऐसी कोई बात? मेरी वाइफ के बारे में नहीं पूछा हुआ है आपने, तो वो हो सकता है बाद में मुझे हाँ। मारे। जरूर, जरूर, प्लीज प्लीज बताइए उनके बारे अब मेरी वाइफ डॉक्टरेट है, डॉक्टर शिवानी खारीवाला, उन्होंने हिंदी साहित्य गजल पे पीएचडी की है, जी। और हमारी लव मैरिज है। एंड ये मैं बड़े से बोल सकता हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ कि हर मेरे से जितने फ्रेंड्स हैं, या तो उनकी डिवोर्स हो चुका है, या होने वाला है, या उनकी कभी शादी नहीं हुई है, बट आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। जी। बच्चे भी हैं? नहीं नहीं बच्चे? नहीं, अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ, तो ठीक है, ये जो बच्चा है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जी। और खूब सारा कमाए इंडस्ट्री में, खूब सारी फिल्में करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। कपिल भाई जरा ये बताएं कि अभी आपने बताया कि फैब में आपकी फिल्म रिलीज हुई 2020 में। हाँ। बहुत खुशी की हाँ। बात, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि भाई उसने मॉडलिंग की, मॉडलिंग के बाद कमर्शियल की, कमर्शियल के बाद पहली फिल्म आ रही है और पहली फिल्म जो है बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। बहुत खुशी की बात। लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद लॉकडाउन लग जाता है और सिनेमा घर बंद हो जाते हैं, जितने दर्शक थे वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तो क्या क्या फील था आपको? कैसा लगा कि ये आपकी फिल्म के लिए अच्छा था, खराब था, ये क्या था? क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज है इस मामले में, क्योंकि क्या था कि पूरी दुनिया के लिए साल खराब है, और मैं 2020 को खराब इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी पहली फिल्म 2020 में रिलीज हुई है, तो वो मेरे लिए बट बड़ा कंफ्यूजिंग भी था। अचानक से लॉकडाउन लगा, 17 मार्च को लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था, और शायद 20 या 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया। मैं बॉम्बे में फंसा, एक प्रोजेक्ट करने वाला था, बॉम्बे में फंस गया था। एंड देन 10 मई तक मैं बॉम्बे में ही था, मुझे पास नहीं मिल रहा था, परमिशन नहीं मिल रही थी, बहुत मैंने जुगाड़े लगाई, फोन लगाए, जब जाके बड़ी मुश्किल से इंदौर पहुंच पाया मैं।
तो उन दौरान मैं पूरे साल अभी तक यही कंफ्यूज हूँ कि साल मेरे लिए अच्छा बोलो या बुरा बोलो, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत खराब गया। मैं भी पूरे साल घर बैठा, मैंने करीब पूरी बॉडी अपनी खराब कर ली थी, अब जाके थोड़ी ठीक हुई है। बट इस कोविड के बारे में कुछ मुझे पॉजिटिव चीजें ये लगी कि कम से कम एक चीज सीख गया हूं मैं कि दुनिया में जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। और मुझे ये लगा कि हम जितने काम कर रहे थे हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए हमको प्रकृति ने रोका कि भाई रुक जा, ये तेरा काम नहीं है, तू खा पी बैठ घर में बैठ सोच, और दूसरों के बारे में सोच। हम बस अपने बारे में सोचे जा रहे थे। इंसान बहुत मतलबी होता है। हमने पूरी प्रकृति का इतना नुकसान किया है। मैंने बॉम्बे में कोविड के टाइम इतने पक्षी अपनी लाइफ में नहीं देखे, जो वो बिंदास घूमते थे, उनको लगता था कि सब हमारा हो गया है। तो ये सब चीजें मैंने नोटिस करी थी, बहुत पॉजिटिव हुई है। नेगेटिव होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया, मैंने पूरे 1 साल कोई काम नहीं किया, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आता है। लेकिन आप मेरा मानना है कि उसको नेगेटिव जब मानो जब आपने अकेले ने काम नहीं किया, तो ये पूरी दुनिया के ऊपर आया है। तो हम सब साथ रहे, हम जिंदा हैं, हम हमारे परिवार और हम कोविड से बचे हुए हैं, तो हमको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से आप खूब आगे बढ़ें, खूब सारा काम करते रहें। और जाते जाते 2 लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। आपने राहत साहब की बात की, आपने कुमार विश्वास साहब की बात की, तो एक बार मैंने कुमार विश्वास के मुंह से कोई पंक्तियां सुनी थी, वो किसी और की पंक्तियां थी, लेकिन मैंने कुमार विश्वास के मुंह से सुनी थी। वो बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, और वो आपके जीवन पे भी लागू होती हैं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और जहां दोनों ओर लिखा हो भारत, जहां दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो आपकी जिंदगी के लिए ये दुआ है हमारी कि आप खूब आगे बढ़ें, खूबसूरत, खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें। और अगली जो आपकी फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों के बाद एक बार फिर से हम बैठे आमने सामने, और आपकी फिल्मों के बारे में, आपके अभिनय की खूबसूरती के बारे में, आपकी फिल्मों की सफलता के बारे में हम खूब सारी बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे बुलाया इस मंच पे, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।